मैं रत्नेश शर्मा DMR पेशेंट एजुकेशन सर्विस में काम करता हूँ और बहुत सारी क्वेरीज हम लोगों की आती हैं पेशेंट से रिलेटेड। उसमें मैं कुछ आपसे पूछना चाह रहा था। डॉक्टर मंजेश राठी हैं इस बीच हमारे साथ और न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। विगत 11 वर्षों से मुरादाबाद में काम कर रहे हैं और इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो मैं कुछ सवाल मेरे थे डॉक्टर साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था कि न्यूरोलॉजी में शरीर के कौन कौन से पार्ट कवर होते हैं? यस, बहुत बार बहुत सारे पेशेंट्स क्वेरी करते हैं कि साहब न्यूरोलॉजी में कौन कौन से पार्ट बॉडी के कवर होते हैं, ताकि जो पार्ट कवर होते हैं उन्हीं के जो है पेशेंट का, उन्हीं के कंसर्न जो डिजीज़ है उनका इलाज न्यूरोलॉजी में होता है। तो न्यूरोलॉजी में पहला पार्ट जो है ब्रेन है, ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड जितनी बीमारियां हैं वो न्यूरोलॉजी का पार्ट है। दूसरा जो हमारी नर्व्स आती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से हाथ और पैर की नर्व आ रही है जिसे हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, वो इसका पार्ट है। जो मसल्स हैं वो भी न्यूरोलॉजी का पार्ट है। पांचवा जो नर्व और मसल के बीच का जंक्शन है जिसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं, तो ये भी न्यूरोलॉजी का पार्ट है। मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड मसल्स, ये 5 पार्ट हैं न्यूरोलॉजी के। और इन 5 पार्ट में होने वाली बीमारी जो विकार आते हैं वो भी न्यूरोलॉजी में ही कवर होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और जानना चाहता था। जैसे पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 10 ऐसे डॉक्टर हैं जो एडल्ट न्यूरोलॉजी और चाइल्ड न्यूरोलॉजी में डील करते हैं, तो उसमें से आपका भी बहुत बड़ा स्थान है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि चाइल्ड न्यूरोलॉजी जो है और एडल्ट न्यूरोलॉजी में क्या फ़र्क है? यस, हाँ, काफ़ी लोगों को कंसर्न होता है कि भाई चाइल्ड न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और एडल्ट न्यूरोलॉजी में क्या फ़र्क है। बेसिकली न्यूरोलॉजी को अगर हम एज वाइज बांटें तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, बच्चों की न्यूरोलॉजी, जो बच्चे पैदा हुए और उससे 18 साल तक का कवर करती है, उसे हम पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी कहते हैं, चाइल्ड न्यूरोलॉजी कहते हैं उसको। और जो न्यूरोलॉजी 18 साल से और लास्ट तक एज तक कवर करे उसे एडल्ट न्यूरोलॉजी कहते हैं। दोनों ही बिल्कुल अलग होती हैं। देखिए, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में जो बच्चा है वो कुछ बोल के नहीं बताता है कि मैं बीमार हूँ, सिर में दर्द है, खांसी है, जुकाम है या मैं चल नहीं पा रहा हूँ। माँ बाप को पकड़नी पड़ती हैं सारी ये बीमारियाँ। तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी बहुत टिपिकल एक न्यूरोलॉजी है। और जब पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी ज़्यादा कॉमन नहीं है क्योंकि इसकी सीट्स काफ़ी कम है, तो इसलिए उसकी स्कैरसिटी है इंडिया में। और फॉरेन कंट्री में तो काफ़ी पहले डेवलप होना शुरू हो गया था पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी वाला पार्ट, चाइल्ड न्यूरोलॉजी वाला पार्ट। हमारे यहाँ भी विकसित हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया में विकसित चल रहा है, काम हो रहा है इस पर। तो अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है जैसे चाइल्ड न्यूरोलॉजी पे, तो पहले नहीं था, चाइल्ड न्यूरोलॉजी का पार्ट है। तो अब हम चाइल्ड न्यूरोलॉजी की सारी सर्विसेज जो हैं, आपको जो क्लिनिकल पार्ट है, डायग्नोस्टिक पार्ट है, एडमिशन पार्ट है, न्यूरो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, डेवलपमेंट डिसऑर्डर हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिलेज हैं, वो सब कवर करते हैं इस कंडीशंस में। और सर मैं ये और पूछना चाह रहा था क्योंकि चाइल्ड न्यूरोलॉजी एक बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बच्चों की बीमारी क्योंकि वो बोलते नहीं है तो समझना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि चाइल्ड न्यूरोलॉजी में आपकी प्रैक्टिस में कौन कौन सी बीमारियां खास तौर से कॉमन डिसऑर्डर्स आते हैं? जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि चाइल्ड न्यूरोलॉजी है, कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा, बहुत बार माँ बाप कहते हैं साहब, जैसे कि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कई सारे कंस्ट्रेन हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेन भी है, कुछ पेशेंट पुअर भी हैं, तो हर आदमी तो MRI भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशंस में भी दिक्कत आती है। तो किसी भी बीमारी का मैं कहना चाहूँगा क्लिनिकल पार्ट बड़ा जरूरी होता है। तो मैंने एक सिंपल सा टूल डिवाइस किया है हम लोगों के न्यूरो डेवलपमेंट सेंटर में कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम कहें कि साहब दिमाग के मरीज हैं। तो उसके लिए आसान तरीका ये है, जैसे कोई भी बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, वो या तो ऑपरेशन से होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगा। उसके बाद हमें देखना है बच्चे की हिस्ट्री की, बच्चा रोया नहीं रोया, उसकी जो पोस्ट नाइटल हिस्ट्री है कि उसमें डिलीवरी किस तरह हुई, कोई डिफिकल्ट डिलीवरी तो नहीं थी, बर्थ एस्फिक्सिया तो नहीं हो गया। अगर बच्चा पैदा होकर नहीं रोया है तो दिमाग में कमी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि हम लोग जैसे कम वजन के बच्चे भी बचा ले रहे हैं, हमारे पास नर्सरी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, NICU बहुत अच्छी हैं। तो ऐसे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही हैं, दिमागी तौर से कमज़ोर रह रहे हैं, जो डेवलपमेंट होना चाहिए उम्र के हिसाब से काफ़ी कम हो रहा है। तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया है पेरेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए। अगर बच्चा पैदा होने के बाद में जैसे 2 महीने का बच्चा हो गया है, अगर 2 महीने का बच्चा की आंखों में आंखें डाल के ना हंसे, जैसे कि हम सोशल स्माइल कहते हैं, अगर सोशल स्माइल 2 महीने पे ना आए, माँ की आंखों में आंखें डालता है, 4 महीने का बच्चा गर्दन संभाल लेता है, बिल्कुल ऐसे ऐसे देखता है। अगर 4 महीने का बच्चा गर्दन ना संभाले, 6 महीने का बच्चा बैठ जाता है, अगर 6 महीने का बच्चा ना बैठे, और 1 साल का बच्चा चल पड़ता है नॉर्मली बिना सपोर्ट के, और अगर वो बच्चा 1 साल का ना चले। 4 बातें मैं दोबारा रिपीट करूंगा। अगर 2 महीने का बच्चा माँ की आंखों में आंखें डाल के ना हंसे, 4 महीने का बच्चा गर्दन ना संभाले, 6 महीने का बच्चा अगर ना बैठे, 1 साल का बच्चा अगर ना चले।
तो इसका मतलब वो डेवलपमेंटल डिलेड है, वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं इसको, GDD कहते हैं हम उसको। इसका मतलब बच्चे में कोई ना कोई दिमागी बीमारी हो चुकी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा, बहुत बार बोलने वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे बच्चे लेट बोलते हैं, तो माँ बाप बोलते हैं साहब हमें तो कट ऑफ ही नहीं पता, मेरे पास 4 साल के बच्चे आते हैं बोलते नहीं है, 6 साल का बच्चा बोलता है। अच्छा, घर वाले बोलते हैं साहब इसका पिताजी भी लेट बोला था, लेट बोल लेगा, या इसकी जीभ में तातू लगा हुआ है वो भी लेट बोल लेगा। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी की जीभ में तातू लगा है तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं कि वो बच्चे बोलते हैं, तोतला बोलते हैं, लेकिन लेट नहीं बोलते। दूसरा क्या है, एक सिंपल तरीका मैंने बनाया है, आसान सा तरीका बताया है। अगर आपका 2 साल का बच्चा 2 शब्द मीनिंगफुल वर्ड, मतलब उनका मीनिंग होना चाहिए, खाना दो, बाहर जाऊंगा, मोबाइल दो। अगर 2 साल का बच्चा 2 शब्द, इसको रूल ऑफ 2 कहेंगे, रूल ऑफ 2। अगर 2 साल का बच्चा 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई उसकी डेवलपमेंटल डिले है, स्पीच डिले है, उसको हमें इवेलुएट करना चाहिए। उसके लिए हमारे पास क्लिनिकल हिस्ट्री है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उसका हियरिंग इश्यूज हैं, बैरा टेस्ट है, तो उसका पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट है, वो हमारे पास डेवलपमेंट सेंटर में उपलब्ध है, और उसके हिसाब से हम ऐसे पेशेंट को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिमाग के मर्ज में, जितना जल्दी डायग्नोज करेंगे, जितना जल्दी बीमारी का पता लगेगा, उतना हल निकाल लेंगे। अब बहुत बार क्या होता है कि बच्चे का डायग्नोज ही नहीं कर पाते, 8 साल में डायग्नोज करते हैं, तो 8 साल के बाद में उसका ट्रीटमेंट भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आजकल कॉमन है, कुछ चीजें आ रही है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। जैसे एक तो क्या है, कुछ बच्चे जैसे बोलना चालना नहीं सीख पाते, लेकिन वैसे चलते फिरते सही है, पर खाली बोलने में दिक्कत आती है। वो इशारों में बातें करते हैं, ऐसे बातें करेंगे इशारों में ना, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, मुंह से नहीं बोलेंगे, हाथ से इशारों में बातें करेंगे, माँ बाप को पकड़ के ले जाएंगे कि साहब चलो खाना खाना है, बस बोलने में कंजूसी करते हैं। तो ये इस तरह के जो लक्षण होते हैं, ये ऑटिज्म की तरफ जाते हैं, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम की तरफ जाते हैं। तो ये पहला है जो आजकल कॉमन हो गया है। पहले सब ये प्रॉब्लम्स कम थी, अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें, पहले इसका परसेंटेज कम था, अब बढ़ रहा है समहाउ। मेरे ख्याल से बहुत सारे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मैटरनल हिस्ट्री है, और दूसरा परिवार का साइज बहुत छोटा होता जा रहा है, उसका भी काफी हद तक रोल है, क्योंकि जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो नहीं हो पाता बच्चों में, जल्दी से नहीं सीख पाते बोलना वो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एक बीमारी और आ गई है, जो बच्चे नॉर्मल से ज्यादा चंचल हैं, अधिक चंचल हैं, मतलब वो अगर मेरे क्लिनिक में भी आएंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, कभी चातों को पकड़ के खींच लेंगे, कभी नेम प्लेट को खींच लेंगे, कभी टॉर्च को पकड़ के खींच लेंगे, और भागते दौड़ते रहेंगे। उनमें 2 चीजें बड़ी कॉमन पाई जाती हैं, वो अपना ध्यान नहीं लगा पाते, मतलब एकाग्रता में कमजोरी है उनकी, अटेंशन स्पैन बहुत पुअर है। दूसरा, नॉर्मल से ज्यादा चंचल है, अधिक चंचल है, तो इस बीमारी को हम ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। तो तमाम ये सब बीमारियां, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, स्पीच डिले, लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में, बच्चे लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, अक्षर को उल्टा लिख रहे हैं, मेमोरी कम है, तो ये सब जो डेवलपमेंटल डिले, लर्निंग डिसेबिलिटीज बढ़ रही हैं आजकल और डायग्नोज हो रही हैं, अगर हम टाइमली डायग्नोज कर लें तो काफ़ी हद तक ठीक है। दूसरा, मैंने आपको ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बताया, ADHD के बारे में बताया, उनको भी अगर हम टाइमली डायग्नोज कर लेंगे तो ट्रीटमेंट बड़ा आसान है उनका। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी क्वारीज आती हैं उसके बारे में आपसे शेयर करता रहूं और आपसे जानकारी प्राप्त करता रहूं, जिससे कि मरीज भी थोड़ा समझदार हो जाएं, और जो और लोग देखने वाले हैं, और खास तौर से बच्चों के मामले में जो बात हुई आपसे, वो ठीक से समझदार हो जाएं और अपनी केयर खुद कर सकें, और जहाँ भी उनको आवश्यकता हो जैसे हमारा जो पोर्टल है, जो हमारा जो हमारा फेसबुक पेज है या DMR हॉस्पिटल की वेबसाइट है, इसमें जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियंस हैं या केयर टेकर हैं या सोसाइटी में जो और भी लोग हैं, अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जानना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसको पोस्ट कर सकते हैं, फिर उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से हम लोग उसको डिस्कस करते रहेंगे सीरीज के हिसाब से ना। तो बच्चों की बड़ी क्वारी आ रही थी कि सर हमारे पास तो CT स्कैन MRI नहीं है, हम कैसे माने कि बच्चा खराब हो गया। अब 1 साल का बच्चा अगर आपका चल नहीं रहा है, 1 साल का अगर बच्चा आपका बैठ नहीं रहा है, तो डेफिनेटली ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले की तरफ जा रहे हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम इन सिंपल बातों का ध्यान रखें तो हमारी 80 से 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी बातों का ध्यान रखते नहीं है। बच्चा नहीं बोल रहा है, 4 साल का, बोलो कोई बात नहीं, बाद में बोल लेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, एक थ्रेशोल्ड है कि उसके बाद में भी अगर कोई डेवलपमेंट माइलस्टोन नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मंजेश राठी, DMR हॉस्पिटल और DMR पेशेंट एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ, और इसी तरह हम कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।